So hello all. So today we have Vijay Raghav Goyal with us, who has secured All India rank 229 this year. This was his fifth attempt and third mains and second interview. He has scored tremendous marks in geography optional, that is 312 marks, which is second highest, and off late a very good marks in geography optional or any other optional from humanities background. So today Vijay is with us. और हमने बहुत सारा अभी डिस्कस किया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को लेने से पहले, और हमें लगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी आके बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो देयर इज नो नथिंग न्यू विच कैन बी सेड अबाउट यूपीएससी, बट स्टिल वी विल ट्राई टू बी लॉजिकल एंड स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. तो स्टार्ट करते हैं. हम दोनों ने डिस्कस किया है कि वी विल बी टेकिंग अबाउट 7 कमांडमेंट्स फॉर यूपीएससी की कौन कौन से ऐसे 7 इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स हो सकते हैं जिसको क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि ही और शी विल गेट द सक्सेस इन यूपीएससी अर्ली. तो आई वेलकम यू विजय. वेरी मच थैंक यू. यूपीएससी फॉर मी हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सो मैंने सोचा कि बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है फ्रॉम द कम्युनिटी. So I thought I will give back to the community something. First thing which I will like to share about UPSC is revisions. आज मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आई थिंक यूज़ की होगी इन फोन्स. You will realize that you have to put the thumb at least 5 to 6 times so that वो फिंगरप्रिंट अच्छे से recognize हो जाए. Same thing happens with UPSC. You have to revise at least 5 to 6 times so that you will be able to recall things in the exam. लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ने से नहीं होगा. एटलीस्ट 6-7 रिविजन्स चाहिए उसके लिए, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है. फॉर एवरी टॉपर दिस इज ट्रू. रिविजन इज द की इन यूपीएससी. रिविजन के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस कि रिविजन ऑल्दो माइट लुक अ वेरी बोरिंग, टीडियस एंड अ स्लो प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी, इट इज द स्लोएस्ट. इट माइट लुक द स्लोएस्ट रूट टू विक्ट्री, बट इट इज द फास्टेस्ट. ठीक है, व्हेन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट फाइनली. तो रिवीजन का ऐसा है कि अगर फर्स्ट टाइम अपन कहीं नई लोकेलिटी में जाते हैं और फर्स्ट टाइम एक ही बार उस लोकेलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें रास्ते सही से समझ में नहीं आते हैं. बट व्हेन वी गो ऑफन टू दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, दैट पर्टिकुलर मार्केट, तो हमें क्या कि सारे वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स या फिर हुक्स मिल जाते हैं कि यहाँ टेम्पल था, टेम्पल के सामने एक पर्टिकुलर रोड जा रही थी, रोड के सामने यहाँ पर एक बड़ा सा क्या है कि मॉल था, मॉल के सामने ये था. तो कहीं ना कहीं के माइंड में जो मेंटल मैप्स बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. तो रिविजन का जो रेलिवेंस है स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शन, जो कि बहुत लेंदी ऑप्शन बोला जाता है, बट ये भी बोला जाता है कि अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और रिवाइज्ड है तो बहुत ईजी है ज्योग्राफी ऑप्शन लिखना. तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक रिवीजन का क्या रिलेवेंस था एंड हाउ यू वर डूइंग दैट? व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, अगेन बहुत ही लेंदी ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि रिविजन का कर्व जो है, जो टाइम का कर्व होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. आप फर्स्ट रिवाइज करोगे, इट विल टेक लेट्स से 4 months. Second revision it will take 2 months. Third revision it will take maybe 1.5 month. Fourth revision 1 month only. Fifth या 6th तक आते आते आप 3 या 3.5 हफ्ते के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर पूरा जोग्राफी आप रिवाइज करने लग जाओगे. So that is one thing. Second, revision does not happen इन अ वे कि आपको हर चीज़ A to Z पढ़ना है. नहीं, जब आप कोई टॉपिक देखते हो, उस टॉपिक को जब आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे, आपका माइंड पहले ही बता देगा कि इस टॉपिक के अंदर ये पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जो आपको कंफर्टेबल में नहीं आते. यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन दोज एरियाज जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, एंड जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो यू विल जस्ट ग्लांस थ्रू इट. सो इस वजह से क्या होता है कि रिविजन थोड़ा बोरिंग कम होता है और एक गेनिंग ज़्यादा बन जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे को तो हर वर्ड को एक साथ पढ़ना ही पढ़ना है, then it will not be practical to do revision in the short amount of time which we have to clear the exam. These are two things which one should know in geography. This was precisely the reason that अभी जो टॉप 5 के अंदर 3 IPS आए हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था वापस वो तैयारी करना सर्विस के साथ, ट्रेनिंग के साथ. तो कहीं ना कहीं रिविजन ही वो काम किया था जिसमें उन्होंने IPS होते हुए दे क्रैक द एग्जाम अगेन एंड बिकेम IAS. तो फर्स्ट कमांडमेंट इज कि रिविजन इज द की. सेकेंड अगर अपन बात करें विजय, सो यू सेड दैट इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो वन टॉपिक फॉर एंड वन सोर्स फॉर वन टॉपिक. तो व्हाट इज दिस थिंग दैट वन सोर्स के लिए एक ही टॉपिक यूज करना चाहिए? जस्ट इमेजिन कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो. एक टॉपिक के लिए आपने 3 सोर्सेज ले लिए. व्हाट विल हैपन? 3 सोर्सेज हैं तो उन तीनों बुक्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा. सो जो हमारा पहला वाला चीज़ था कि हमको 5 या 6 बार रिवाइज करना है, नाउ दैट रिविजन विल गो टू 15 और 16 टाइम्स इफ यू हैव 3 सोर्सेज. सो आई थिंक ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जब आपके पास में ज़्यादा सोर्सेज होंगे, इट विल लीड टू 2 things. वन, इट विल लीड टू इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट, जो अपना माइंड नहीं हैंडल कर पाता. यू विल फील दैट मेरे को कुछ नहीं आता, इतना सारा कुछ पढ़ना है, मेरे दिमाग में जा नहीं रहा, मोटिवेशन लो हो जाएगा. ऑन द अदर एंड, लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू रीड ऑल दोज थिंग्स, then it will be a FOMO in your mind that I'm missing out on some information which is written in other books. Again, it will be a mental pressure for you. बेटर क्या रहता है कि आप एक टॉपिक पकड़ो और एक सोर्स पकड़ लो. उस एक सोर्स के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि आप एक अच्छा आंसर यूपीएससी के टर्म्स में लिख सकते हैं.
एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप बना सकते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, और एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनने के लिए भी वो इनफ होता है. कैन यू जस्ट टेल मी द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, अगर जो इंपॉर्टेंट हो, जो कि यूनिवर्सल है, दैट आर लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, कि ये तो करने ही चाहिए, बोथ फॉर जीएस एंड ऑप्शनल. फर्स्ट इट कम्स टू जीएस. फर्स्ट थिंग एनसीईआरटीज नॉन नेगोशिएबल है, आप उसको कुछ नहीं, उसको आप मतलब कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है. अदर देन डैट आई विल से कि कुछ नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको मार्केट में मिलती है. फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो आप ये दोनों पढ़ो ही पढ़ो. उसके बाद में सर ये है कि आज की तारीख में बिकॉज देयर इज बीन लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस एग्जाम, you will find good books in every area, be it society, be it economy, be it ethics. For me, अगर आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, देखिए सारे 19-20 है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा है और वो बुरा है. आप कोई भी एक उठा लो and that one thing is enough. Even in current affairs, just take any current affair magazine or any newspaper for that matter. हिंदू भी अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, उन दोनों में ऐसा कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है. तो जस्ट एक चीज़ उठाओ, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो एनसीईआरटीज़ है. If I go with optional, then I can talk about geography only. Yes. So in geography, सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है. इंडियन ज्योग्राफी में खुल्लर है, वो नॉन नेगोशिएबल है. उसके अलावा देर आर फ्यू बुक्स ऑफ माजिद हुसैन फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी विच वन कैन टेक. आई थिंक ये 3 चीज़ें अगर हम ले लें तो मोटा मोटा ज्योग्राफी कवर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक पर्सपेक्टिव्स आता है, उसकी भी एक किताब है, लेकिन सर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज मैं उसको नहीं पढ़ पाया था. दीक्षितेन अधिकारी, आई ट्राई टू रीड दैट बुक एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आया था ऑनेस्टली. बट ठीक है, मैं उसके लिए फिर गाइडेंस के नोट्स थे मेरे पास में, सो पर्सपेक्टिव्स के लिए तो वही चीज़ एक अकेली चीज़ थी जो मैं रेफ़र करता हूँ. मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए भी माजिद हुसैन की किताब है, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी उनकी किताब है, और सविंदर सिंह और डी खुल्लर तो है ही है. इसमें एक मेरे पास ये था कि जो भी नॉन जोग्राफी ऑप्शनल या जोग्राफी बैकग्राउंड से हैं, जब वो फर्स्ट टाइम जोग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो दे डू नॉट हैव दैट जोग्राफी वेंटेज पॉइंट कि वो बुक्स को डिकोड कर सकें. एट द सेम टाइम जो ये बुक्स अपन बता रहे हैं, दीज आर रिटन फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स. ये यूपीएससी के लिए कभी बुक्स नहीं बनी थी, बिकॉज यूपीएससी का अगर जीएस का मार्केट बहुत बड़ा है जहाँ पर फाइनेंशियल वायबिलिटी बन पाती है ऑथर्स की टू कम अप विद बुक्स, वो ऑप्शनल में नहीं है कि ऑप्शनल में कोई अरिहंत या फिर टीएमएच या फिर कोई और पब्लिशर आके एक नई गाइड बनाएगा. ठीक है, तो गाइड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑप्शनल्स. तो जब फर्स्ट टाइम जो एक स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट टाइम में जाके इतनी सारी बुक्स ले आएगा जो तुमने बताई, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन एंड वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएगा और उसको एग्जाम में टफनेस लगेगी और ऑप्शनल टफ लगेगा. तो फर्स्ट टाइमर के लिए ये सारी बुक्स खरीदना जो कि जोग्राफिकल वेंटेज पॉइंट को नहीं रखता है, उसके लिए कितना फीजिबल है? सर जो ये आपने बात बताई, ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है. एंड इफ़ आई टेल यू, आई थिंक जो मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बुक खरीदी थी ज्योग्राफी की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब की जो टेक्स्ट बुक थी, वो शायद मैंने 1 या 1.5 साल आफ्टर कमिंग इनटू प्रिपरेशन मैंने खरीदी थी. और उस टाइम तक मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका था. सो आई एम ट्राइंग टू से द सेम थिंग कि इट्स नॉट पॉसिबल एटलीस्ट फॉर मी, और आई थिंक ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर चीज़ एक साथ कर लें. तो इसमें ये चीज़ रहेगी कि आप 2 या 3 किताबें जो हैं वो आप अपने पास रखिए एंड अपना पहले नोट्स कंप्लीट करिए, अपने एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करिए, एंड देन जब सेकेंड रिवीजन का टाइम आता है या थर्ड रिवीजन का टाइम आता है, जब आप अपने जो एग्जिस्टिंग सामान है, जो आप सोर्सेज है आपके पास में, उससे आप कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन पिक दीज थिंग्स अगेन सेलेक्टिवली. If I am not, let's say if I am not comfortable with oceanography, only then I will take the Savinder Singh book and I will read only the oceanography and then I will stop it. तो इस तरह से आपको मतलब कि उसमें सेलेक्टिव वे से पढ़ना ज़रूरी है. अब सर खुल्लर वाली किताब है, इट्स आई थिंक 1500 पेजेस, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल दोज थिंग्स. बट ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो आपने देख लिया, 4-5 पेज का टॉपिक हो गया, देन क्लोज इट आउट. फॉर मेनी पीपल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. तो उनके लिए यही सजेशन है कि जहाँ से भी आपने फाउंडेशन क्लासेस ले रहे हो, वहाँ पर एक बार अगर क्लास नोट्स आपके बने हैं और एक बार आपको एक पॉलिटिकल एक्यूमेन आ गया है डिकोड करने का, तो फिर लक्ष्मीकांत भी आसान हो जाती है. तो सिमिलरली द सेंस इज कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक्स पे आपको जाना है और कुछ जाना ही है, किसी ने अगर सजेस्ट कर दिया है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो भी फाउंडेशन क्लासेस आप लेते हो उसको समझ के एक ज्योग्राफिकल एक्यूमेन बना के यू कैन ईजिली एंड रेयरली एंड स्पेरिंगली रीड दोज बुक्स कि जहाँ जहाँ पर डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा और कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हैं. तो टू सम अप द सेकेंड कमांडमेंट वॉज कि 1 टॉपिक 1 सोर्स शुड बी द रूल. और ये ब्रूस ली ने बहुत अच्छे से कहा है कि आई विल नॉट बी फेयरफुल विद दैट पर्सन हु नोज 10,000 मूव्स, बट आई विल बी फेयरफुल विद दैट पर्सन हु नोज 1 मूव बट हैज प्रैक्टिस्ड
10,000 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं इस डिक्टम के साथ क्या है कि यूपीएससी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है. एंड द थर्ड कमांडमेंट विच वी डिस्कस्ड वाज प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के लिए राघव कैसे जीएस की प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की, और कैसे ऑप्शनल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि कब कौन से मंथ के अंदर हमारी कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए. Before coming on to that month and duration thing, I will just like to add one thing. I think UPSC is 70 or 65% practice and only 30 to 40% the content which we read. चीज़ ये होती है कि प्रैक्टिस को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया. आंसर राइट करने हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आता है अपने ऊपर कि हम लिखना ही नहीं चाहते, लिखना कोशिश करते हैं तो हाथ नहीं चलता है. तो वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो वो एक चीज़ है जो आप सबको मतलब हर यूपीएससी एस्पिरेंट को वो चीज़ ओवरकम करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. अब रिगार्डिंग दी कितनी प्रैक्टिस करनी है और कब करनी है, सो वन थिंग, एक देखिए हर ये चीज़ ऑब्वियसली थोड़ी पर्सनल है, आपका जो जिस लेवल का आपका प्रिपरेशन है उस हिसाब से चलता है. स्टिल व्हाट आई विल से दैट इंश्योर कि प्रीलिम्स के 3 महीने पहले यू आर डूइंग रेगुलरली मॉक्स. मे बी एक वीक में 2 मॉक्स अगर आप कर पा रहे हैं तो 3 वीक पहले मतलब कि 12 वीक्स में अगर आपने 25 से एक मॉक लगा दिए, आई थिंक दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. एंड देन before that, so I'm coming 2 months before the prelim, before this prelim wala journey, that means January February के आसपास. At that point try to do mains की practice. If you are able to do let's say 20 questions, which means 1 full length test every week, I think that is more than enough. If you are able to do that for let's say 8 weeks, which means 8 tests, which means 160 questions, I think that is a good amount of practice which you have done before going into the prelims cycle. एंड थर्ड थिंग अगेन हियर मैं एक ऐड करूँगा, अगेन आई थिंक ये सबसे मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ये करना है, लेकिन अगर आप इसको अप्रोच कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी. इफ़ यू आर एबल टू राइट लेट्स से 10 क्वेश्चंस एवरी डे बिटवीन द प्रीलिम्स टू एंड मेंस एरिया. 10 क्वेश्चन एवरी डे का मीनिंग हो गया 90 डेज टू 100 डेज का मतलब 900 to 1000 क्वेश्चंस. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. मैंने ये कोशिश की थी, मैंने 1000 क्वेश्चन का गोल बनाया था, मैं कोई 700-750 के आसपास अटका था. तो बट द थिंग इज़ कि अगर मैं 700 का गोल बनाता तो मैं 400 पे अटकता, अगर 400 का गोल बनाता तो 200 पे अटकता. वो एक चीज़ है, कोशिश कर सकते हैं अगर वो काम करने की. आई थिंक दैट कैन गिव अ वंडरफुल आउटपुट इन एग्जाम. तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और मेरे हैं कि प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, और कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए. कोई बोलता है कि क्वेश्चन लगाओ 150, ठीक है, कोई बोलता है कि टेस्ट पेपर्स लगाओ 150-200. तो कितने एक ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए, पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है कि सम टेस्ट सीरीज आर स्क्यूड, है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें. तो स्टूडेंट क्या है जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, खासकर जब वो अपना क्या है कि क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करता है, उससे वो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन होते नहीं हैं. मे बी सम टेस्ट सीरीज आर जस्ट फॉर शोइंग ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स कि हमारे स्टैंडर्ड्स यूपीएससी से भी बियॉन्ड हैं. एंड थर्ड थिंग इज पीवाईक्यू वाला. जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं, स्टूडेंट्स ने क्या किया है, रट लिए हैं उनको. तो अपन हर बार जब हर अटेम्प्ट में बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस करें, पीवाईक्यू एनालिसिस करें, मगर जिस स्टूडेंट ने रट लिए हैं उसको या रट गए हैं उसको, अब उसका पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे होगा. तो देयर आर 3 क्वेश्चंस. देखिए मैं इसमें ऐसा नहीं कि 150-100 मॉक्स देना चाहिए. व्हाट आई फील कि 25-30 अगर आप मॉक्स दे रहे हो दैट शुड बी इनफ. सो बेसिकली 25-30 के ऊपर भी मैं कैसा आया हूँ, 3 महीने पहले मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं हर वीक 2 मॉक देने की कोशिश कर रहा हूँ. सो 25 एंड देन एंडिंग के पीरियड में थोड़े ज़्यादा मॉक्स हो जाते हैं अपने आप, तो वो हो जाएगा. मोर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप एक मॉक कर रहे हो, सो 1 मॉक मीनिंग 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस के अंदर भी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑप्शंस को अगर आप ऐड कर लो या फिर स्टेटमेंट्स को ऐड कर लो, सो इट कैन गो टू सम 300 क्वेश्चंस इन एवरी मॉक. उन 300 में से आप मान के चलो कि 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे या 125 क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे. अब एक बार आपने गलत कर दिया, उसको आपने वापस पढ़ भी लिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे इट विल नॉट गिव यू एनी रिटर्न. जो हमारा पहला नंबर वाला कमांडमेंट था कि रिवीजन इज़ द की. अब आपने मान लीजिए 100 टेस्ट लगा दिए, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया उसका, तो वो 100 टेस्ट लगाना सही नहीं है. तो व्हाट आई फील, even if let's say there is a test series which is giving you 100 tests, pick up only those tests in जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, एंड देन जो भी टेस्ट आप लगा रहे हो मेक श्योर कि आप उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर पा रहे हो. एंड आपको अपना शेड्यूल इसी तरह से बनाना पड़ेगा कि रिवीजन हो जाए. अबाउट पीवाईक्यू, मेरा ये सीन रहता है कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस होता है, अगेन जो आपने बोला कि पीवाईक्यू रटा हुआ है, एनालिसिस में क्या करूँगा, नहीं दिमाग में आएगा.
सो मेरे लिए ये था कि 5 साल की मैं PYQs के पेपर्स मैं साथ में रखता था एंड बिफोर प्रीलिम्स मैं उन 5 साल के पेपर्स को करूँगा, मतलब 1 वीक बिफोर द प्रीलिम्स. इट्स नॉट टू लर्न what is coming into the exam, it is to say to myself कि देखो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये उसका स्टैंडर्ड. हाँ, और मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. सो इट वॉज टोटली मोरल बूस्टर एंड मोटिवेशन काइंड ऑफ एक्सरसाइज कि आई कैन क्लियर द PYQs ऑफ यूपीएससी. सो आई थिंक वो मेरे को ज़्यादा एड करता था. अब PYQs अगर नहीं मैंने किए होते तो शायद वो बेस्ट होता है ना, अगर मैं PYQs का फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ. लेकिन अभी के लिए तो मैं वही उसका यूज़ करता हूँ. ठीक है, मतलब PYQs अगर रटे हुए भी हैं तो जब नेक्स्ट टाइम अपन मॉरल या मोरल बूस्टर के लिए क्या है कि उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहीं हम देख सकते हैं कि अब जो रटा हुआ था वो अब समझ में भी आ रहा है या समझ से भी हो रहा है नहीं हो रहा है. तो दैट कैन बी अ फेयर इनफ थिंग. और मेंस का हमने पता कर ही लिया है. देन द फोर्थ कमांडमेंट विच वी बोथ टॉक्ड वाज द एस्पेक्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए, और अगर वो होता है तो यूपीएससी जर्नी कितनी आसान हो जाती है. तो यू कैन टेल सम ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें, और कैसे वो एक स्टूडेंट को डाइवर्ट कर सकते हैं और कैसे एक स्टूडेंट को फोकस रख सकते हैं यूपीएससी की जर्नी में. सी मैं बहुत छोटा हूँ एज में और एक्सपीरियंस में भी, बट ये जो सपोर्ट सिस्टम वाली चीज़ है ये मैं अपने एल्डर्स को और मेरे जो बड़े हैं मैं उनके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ है. मैं अगर आज कहीं पे भी हूँ, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स. उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. अगर मैं कहीं लो भी हूँ तो ऐसा नहीं था कि वो मेरे को ब्लेम कर रहे हैं या वो मेरे को कोस रहे हैं. दे वर ऑलवेज लाइक कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लाइफ इज़ बिग है ना, यू विल डू समथिंग गुड इन योर लाइफ. सो जब इस तरह की चीज़ें आप सुनते हो तो एक मन में एक जो डर रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या नहीं हुआ तो क्या होगा, वो डर खत्म होता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस एग्जाम इज़ अबाउट कामनेस. आप जितने कामली प्रिपेयर करोगे उतना आपका एफिशिएंसी लेवल बेटर आता है, उतना आपका रिजल्ट बेटर आता है. सो आई थिंक दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम ऑफ family exam being from the support system point of view. On the other hand, there are many students I think जहाँ पे ये रहता है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. नाउ आई एम नॉट डिनाइंग इट. सी हर किसी की फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है. आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स भी बहुत ही प्रेशर में होते हैं, तो वो प्रेशर आना लाजमी है. लेकिन वो प्रेशर कहीं ना कहीं जाके स्टूडेंट को हर्ट करता है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रेशर आप कम करिए, लेकिन एटलीस्ट ये पता रहे ना कि हाँ ये प्रेशर जो है वो प्रेशर स्टूडेंट को हर्ट कर सकता है. एंड दिस एग्जाम इज़ लिटिल डिफिकल्ट वन. इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप पढ़ोगे और हो जाएगा. इसके अंदर लक फैक्टर भी बहुत बार यूज़ होता है. तो सपोर्ट सिस्टम उसके के लिए ज़रूरत है. सिमिलरली आई थिंक सपोर्ट सिस्टम ऑफ फ्रेंड्स इज़ ऑल्सो सिमिलर इम्पॉर्टेंस. प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो ग्रुप है, इफ़ देर इज़, तो वो ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अगर वो चीज़ भी होती है तो भी आपका ये मान के चलिए कि 1 या 1.5 साल बच रहा है अगर आपने सिर्फ एक अच्छा सा ग्रुप बना दिया है. तो अगेन सपोर्ट सिस्टम ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, दिस इज़ अटमोस्ट रिक्वायरमेंट. जैसे सपोर्ट सिस्टम की अपन जो बात कर रहे हैं तो उसमें फैमिली को कैसे इंटीग्रेट करें विद द निटिग्रिटीज ऑफ यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि फैमिली कई केस में क्या है कि दे आर नॉट लिटरेट इन द सेंस कि उनको यूपीएससी एग्जाम का इन एंड आउट समझ में आता है. तो एक स्टूडेंट जो कि घर से दूर निकल के दिल्ली आया है, उसके फैमिली का परसेप्शन ये है कि 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, मे बी कभी कभी केसेस में 3 साल दे दिया, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स. तो कैसे फैमिली को इंटीग्रेट करें यूपीएससी के प्रोसेस में इफ़ दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्जाम? देखिए ये एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है. एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड कि अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, कभी कभी ये चीज़ उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मैं छोटा हूँ, फैमिली उसको देखेगी, नहीं यार ये बच्चा है, ये क्या बोलेगा, इसको नहीं पता है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. व्हाट आई फील कि व्हाट इज़ द बेटर वे टू डू इट इज़ कि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, और अगर मान लीजिए कोई टीचर ने कोई इंटरव्यू लिया है, किसी बड़े आदमी ने कोई इंटरव्यू लिया है, यू कैन शो दीज इंटरव्यूज़ टू द पेरेंट्स. तो जब वही चीज़ कोई बड़ा आदमी अगर वो कोई चीज़ बोलता है तो उनकी बात फैमिली वाले थोड़ा अच्छे से सुनते हैं एंड वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहती है. आई थिंक ये एक सिंपल वे है, एक 5-10 मिनट की वीडियो कैन वर्क इन दैट वे, जो अपन लोग शायद बार बार बोल के नहीं कर सकते. तो मतलब ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है कि स्टूडेंट्स को अगर कुछ ऐसे रिलेटेबल यूपीएससी से वीडियो मिले जिसमें कोई अच्छी अथॉरिटी बता रहा है कि यूपीएससी एग्जाम में कितना फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो उनको वीडियो शेयर करें, तो ताकि वो एक उनको रेलेवेंसी मिल जाए कि कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को भी और फैमिली को भी, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड द हार्ड वर्क. ठीक है. सो द 5th कमांडमेंट इज दैट यूपीएससी एग्जाम इज ईजी. अब ये कमांडमेंट
विजय ने स्पेशली बताया कि ये और अपन कमांडमेंट को इंक्लूड करते हैं. अब नाउ इट इज़ वेरी, मतलब एक ऑक्सीमोरोन है कि यूपीएससी एग्जाम एंड दैट टू इजी. ठीक है, तो ये ऐसा कैसे है? तो यूपीएससी एग्जाम इजी कैसे भाई? इजी इज नॉट इन द लिटरल सेंस. इसमें हार्ड वर्क होता है. एनसीईआरटीज पढ़ना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटीज कौन से क्लास की है? 6th 7th 8th 9th 10th. तो हम लोग वो चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ाई थी या 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाई थी. वहीं आप कंपेयर करिए. अगर आप मान लीजिए एक इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, एक लॉयर बनना चाह रहे हैं, एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उनकी जो किताबें होती है वो आप 6ठी के या 10वीं के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो. सो ईजी इन दैट सेंस कि अगर आप यूपीएससी की कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको मन में लगेगा कि हाँ ये बात तो सर करेक्ट है. अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ कि देयर इज़ राइट टू लाइफ और देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये तो सीधी बात है ना. ये किसी को ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूटन के 3 लॉज क्या है या थर्मोडाइनमिक्स के 3 लॉज क्या है, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है. अब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें समझाने में ही मुश्किल आएगी. लेकिन आपको किसी को स्पीच समझाना है, किसी को लाइफ समझाना है, किसी को एजुकेशन समझाना है, वो चीज़ समझाने में दिक्कत नहीं आएगी. इन दैट सेंस इट इज़ ईजी. डिफ़िकल्ट कहाँ बन जाता है ये कि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें. अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर 5 कंसेप्ट पढ़ने हैं तो यहाँ पे आपको 50 कंसेप्ट पढ़ने हैं. 5 कंसेप्ट जो हैं वो हार्ड है लेकिन यहाँ पे वो 50 कंसेप्ट ईजी है. सो इफ़ यू आर एबल टू सिट लेट्स से 8 hours 9 hours a day, देन यू विल बी एबल टू क्लियर आउट ऑल दोज कंसेप्ट्स. करने में ईजी है लेकिन बैठने में दिक्कत आती है. इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे टेस्ट मैच की जो टीम होती है काफ़ी सारी कंट्रीज़ की, वो बिल्कुल अलग बनती है. ठीक है, तो टेस्ट मैच की टीम बनती है तो चेतेश्वर पुजारा को बुला लिया जाता है इंडिया की टीम में. ठीक है, या फिर राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं बिकॉज वो जो डेली बेसिस पे वर्क करना है, टुक करके जो हार्ड बॉल्स हैं उनको डक करना है या फिर छोड़ देना है, वो क्या है कि कुछ ही लोगों से हो पाता है जिनके पास वो पेशेंस होता है टू सिट एंड होल्ड द ग्राउंड. ठीक है, इसलिए क्या है कि हर फॉर्मेट की टीम अलग बनती है. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम अ T20 बैकग्राउंड या फिर जो टॉस करके क्या है कि हार और जीत का फैसला करने वाला है, तो उसके लिए क्या है कि पर्टिकुलरली क्या है कि बहुत डिफिकल्ट अरीना बन जाता है ऑल टुगेदर. सो दिस वॉज द 5th कमांडमेंट दैट यूपीएससी एग्जाम इज ईजी प्रोवाइडेड दैट यू हैव दिस कैपेसिटी टू सिट, to be consistent and to have some sort of perseverance in what you are doing. And now coming on to the 6th commandment that lifestyle matters with UPSC. तो lifestyle के क्या कंटूर्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल के अंदर ऑप्टिमली एक स्टूडेंट के लाइफ में होनी चाहिए? बिफोर गोइंग ऑन टू लाइफस्टाइल, आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक पॉडकास्ट आता है यूट्यूब पे एंड्रयू ह्यूबरमैन करके, ह्यूबरमैन लैब्स करके उनका पॉडकास्ट आता है. इफ़ यू आर एबल टू सी दैट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ. उन्होंने जो भी मैं बोलूँगा उन लोगों ने पूरा साइंटिफिक प्रूफ्स वगैरह दिए हैं. जैसे बहुत ही अच्छी जर्नल्स होती है, नेचर, सेल, साइंस, उसके अंदर जिस तरह की रिसर्चेज होती है, तो जो एंड्रयू ह्यूबरमैन है उन्होंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया अच्छे से फ्रॉम द लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू. तो सिंपल थिंग्स लाइक 7 या 8 घंटे की नींद, दैट इज़ नेसेसरी. आप उसको नहीं स्किप कर सकते हो. हर रोज़ सुबह आपको आधा घंटा सनलाइट चाहिए. इफ़ यू आर इन ए वेरी कॉर्नर्ड रूम जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, एकदम डार्क एरिया है, आप सही नहीं हो. आपको थोड़ी देर के लिए बाहर घूमना पड़ेगा. आधा घंटा एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी. आप योग करिए, आप प्राणायाम करो या जिम जाओ, कोई भी चीज़, या रनिंग करिए. सिंपल फूड, अगेन प्रॉपर फूड जो अपने एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, दैट इज़ नेसेसरी. तो ये चीज़ें एक बोलते हैं ना, एक दिनचर्या होती है या सर्काडियन साइकिल्स होती है. सो दैट इज़ नेसेसरी कि वो एक प्रॉपर रहे आपकी. तो अगर आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, सी व्हाट हैपन्स इन यूपीएससी इज़ दैट इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ कर लोगे. हर रोज़ छोटा छोटा आप इम्प्रूव करोगे एंड देन दैट विल बिकम अ बिग माउंटेन समडे. बट एवरी डे को कुछ ना कुछ करने के लिए आपको एक एनर्जी लेवल आपका सही रहना चाहिए. और वो एनर्जी लेवल आपका सही तभी रहेगा जब आपकी लाइफस्टाइल सही रहेगी. सो ये एक नेगलेक्टेड पॉइंट होता है मेरे हिसाब से, या फिर एक ऐसा पॉइंट होता है कि हाँ ये तो पता ही है मेरे को, मैं क्या इसमें सोचूं, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है मेरे हिसाब से. इसमें ये है कि अगर स्टूडेंट्स प्रॉपरली अपने मल्टीविटामिन्स भी सही से खा रहे हैं, देन दे विल बी हैविंग रिक्वायर्ड एनर्जी कि वो बैठ पाएँ एंड दे कैन सिट टू मेक दिस एग्जाम ईजी. पहली चीज़ ये है. स्पेशली दिस लाइफस्टाइल वाला एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर इन द प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो उनके लिए और भी क्या है कि स्पाइरल लूप बन रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं.
तो सबसे पहली एडवाइस, ऐसा कोई पुराना स्टूडेंट आता है तो उसके लिए ये है कि भैया अपना सबसे पहले तो कमरा साफ करो, ठीक है, उसमें जो भी चमगादड़ निकलेंगे किताबों के नीचे से उनको हटाओ, देन फॉलो द सेकंड कमांडमेंट, दैट इज वन टॉपिक इज इक्वल टू वन सोर्स, और रिवीजन पे ध्यान रखो, और जब भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोचो कि रट्टा मार लेता हूँ, ताकि जब ये लो फेज चले जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कुछ लेवल ऑफ मेमोराइजेशन रहेगा जिससे मैं कुछ और आगे उखाड़ सकता हूँ. देन it is very important to have some sort of exercise. Delhi में it is difficult but still you can do it because कहीं ना कहीं जो माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये इंटैक्ट रखती है, और नहीं तो एक एज के बाद आपके सपोर्ट सिस्टम और आपके जो कल्चरल सिस्टम्स हैं माइंड के वो इतने रिजिड बन जाते हैं दैट यू आर नॉट एबल टू चेंज. फिर जो फीडबैक्स भी मिल रहे हैं टेस्ट के अंदर या किसी मेंटर के थ्रू, वो आप क्या है कि रख ही नहीं पा रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, मतलब उसको अकम्पनी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मैटर्स, और ये बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है यूपीएससी के प्रिपरेशन का, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड द लास्ट कमांडमेंट इज दैट देयर आर सर्टेन मिथ्स इन यूपीएससी एग्जाम विच नीड्स टू बी बस्टेड. तो क्या क्या मिथ्स हैं, विजय से जानते हैं. सो मिथ नंबर 1 इज अबाउट कॉम्पिटिशन. सो यूपीएससी में अराउंड बोलते हैं कि लाइक 15 लाख 20 लाख लोग बैठते हैं, फिगर कैन वेरी, बट और ये चीज़ सुन के बड़ा मुश्किल आता है कि 20 लाख लोगों के बीच में आपको compete करना है. एक्चुअलिटी में आई थिंक देर आर ओनली 15,000, 20,000, मे बी 25,000 स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. बाकी लोग थोड़ा भेड़ चाल होता है, कुछ लोग फैमिली प्रेशर में दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मस्ती के लिए दे दिया एग्ज़ाम. सो वो नंबर बढ़ जाता है लेकिन उसके अंदर उसके पीछे कोई मेहनत नहीं होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि आपको 20 लाख में से 1000 लोगों के बीच में आना है, आपको 20,000 में से ही 1000 के बीच में आना है, विच मीन्स आपको 1:20 का ही रेशियो चाहिए. हाँ, इट्स नॉट लाइक 1:200 और 1:2000, ये 1:20 ओनली. सो इफ यू सी दिस नंबर तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ डूएबल है. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ अबाउट आवर्स. बचपन से ये चीज़ सुनी होगी कि 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है. सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. मैं मतलब if I tell you my own example, my own story, I don't think कि there have been more than 4 or 5 days जब मैंने 10 से ज़्यादा घंटे पढ़ाई की होगी, ठीक है. It's just not possible humanly to study that much. What is necessary is consistency. See, what is difference between this UPSC का preparation and a normal corporate job? Normal corporate job का मतलब हो गया 9 to 5 मान लीजिए, 8 से 9 घंटा आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक लग्जरी मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 2 दिन आपका ऑफ मिल जाता है. यूपीएससी में वो 2 दिन आपको ऑफ नहीं मिलेंगे, आपको सैटरडे संडे को भी 8 से 9 घंटा पढ़ाई करना है. तो अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हैं एवरी डे एंड अगर आपका एवरेज आ रहा है 8 से 9 घंटे का, ठीक है, दैट इज़ इनफ. उसके अंदर मेरे हिसाब से जो चीज़ें अपन को करनी है वो डूएबल होती है. कोई 15-16 घंटे नहीं करना है, ठीक है. 9 आवर्स अगर आप एम करेंगे एंड देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 1 घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत प्ले, थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन, ठीक है. इफ़ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, it will be an easier way to clear UPSC. मिथ्स तो और भी हैं, बट अगर इन दोनों को सम अप करें तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि नेवर कंफ्यूज योर मूवमेंट विद प्रोग्रेस. एक बहुत अच्छी कहावत है दैट नेवर कंफ्यूज योर मूवमेंट विद प्रोग्रेस. तो 18 घंटे 16 घंटे 14 घंटे का मूवमेंट यू आर टेकिंग फॉर स्टडिंग, बट दैट इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एक्चुअल प्रोग्रेस. तो प्रोग्रेस 7 घंटे 8 घंटे में भी निकल सकती है और इवन बेटर निकल सकती है. पहली चीज़ तो ये है. देन सेकेंड थिंग इज़ कि वॉट एवर द नंबर ऑफ आवर्स हो गया या फिर एक्चुअल कॉम्पिटिशन हो गया, तो दैट इज़ अ मिस नोमर, बिकॉज सबसे वो सेटिंग, सबसे वो परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है देखने को, एंड देयरफॉर जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है इट इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है. एक और ये मिथ है कि किसी टॉपर ने ये स्ट्रैटेजी बताई, किसी टॉपर ने ये स्ट्रैटेजी बताई. अब स्टूडेंट एक अलग पर्सनैलिटी का है, उससे वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं एमुलेट हो सकती है. तो टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको कितना आयोटा ऑफ डाउट से या फिर कितना उसको क्या कि सॉल्ट से लेना चाहिए कि भैया क्या एग्जैक्ट उसमें से निकालना चाहिए और क्या उसमें इग्नोर करना चाहिए. See, in my opinion, whenever you see any topper stock, it's better to have some questions in your mind. जब आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे एंड जस्ट पिक दोज एरियाज फ्रॉम द टॉपर स्टॉक जहाँ पे आपको डाउट है, नॉट अदर थिंग्स. मेरे को अगर पॉलिटी में डाउट नहीं है तो मैं टॉपर्स के पॉलिटी के सजेशंस नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा पहले से सिस्टम सही बैठा है वहाँ पे. लेकिन अगर मेरे को लेट्स से एथिक्स में डाउट है और एथिक्स में भी एक पर्टिकुलर एरिया में डाउट है, ठीक है, लेट्स से केस स्टडीज, देन आई विल टेक द एडवाइस फ्रॉम द केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन जब वो एडवाइस आ रही है
एक उसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि उसी को डायरेक्टली मैं एमुलेट कर लूँ, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। कोशिश करिए कि आप 2 या 3 जने से पूछिए, देन आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एंड देन चूज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। थोड़ा हिट एंड ट्राई भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें मिक्स एंड मैचिंग भी हो सकती है, बट नेवर सी एनी टॉपर टॉक और नेवर टेक एनी टॉपर स्टॉक विदाउट हैविंग अ डाउट इन योर माइंड। Another myth is that he is from IIT Delhi, ठीक है, प्लान बी, ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड था, ठीक है, और प्लान बी काफ़ियों के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस दे एंड देयर फैमिलीज फेसिंग। तो प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लान बी अगर होना चाहिए तो कब एक्शन में आना चाहिए यूपीएससी के अंदर? इफ़ यूपीएससी के अंदर प्लान ए इज़ यूपीएससी ओनली, तो प्लान बी की जो डाइकोटॉमी है ये क्या है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है एंड हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इसके अंदर। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात की है, उन लोगों का ऐसा है कि उनको प्लान बी नहीं चाहिए, बिकॉज जब प्लान बी नहीं होता है देन वो ज़्यादा पुश फील करते हैं। एंड देन देर आर फ्यू पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ हु फील्स कि प्लान बी होता है तो अच्छा रहता है, एक सेफ्टी नेट रहती है। तो अगेन ये चीज़ बोलना कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये टोटली पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर प्लान बी है एंड एज यू सेड कि वो कब एग्जीक्यूशन में आना चाहिए, आई थिंक एक टाइम फ्रेम अपने माइंड में रहता है जब हम यूपीएससी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी अ टाइम फ्रेम वॉज कि 2 to 3 years। आई थॉट कि 2 to 3 years के अंदर आई विल बी एबल टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। जब वो 3 साल कंप्लीट हो जाए और फिर वो नहीं हुए, आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट जब आपका वो प्लान बी एग्जीक्यूशन शुरू, हाँ, डिबेट स्टार्ट होने चाहिए। और वो प्लान बी ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के अंदर एग्जीक्यूट होएगा, इट विल टेक एन ईयर मे बी टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्लान बी। तो आई थिंक जो आपका प्री डिफाइंड टाइम पीरियड है कि कितना टाइम आपको यूपीएससी में देना है, उसके हिसाब से आपका प्लान बी आएगा।